जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट का सोशल साइंस का हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी और वीकली टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैनल पर जो है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है वो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन को, उससे प्रीवियस ईयर पूछा हुआ, मतलब जो क्वेश्चन रिपीट कर करके जो पूछता है उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जो है यहाँ इस चैनल पर ऐड करके आप लोग के लिए लाते हैं। तो इसका सेट 1 है, सेट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा सेट 2, उसके बाद सेट 3, इस तरह से आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए वीकली टेस्ट बस खाली नाम का है ना, मेन आप लोग का तैयारी जो है ना बोर्ड एग्जाम 2025 का जो है ना तैयारी के लिए जो है वीकली टेस्ट बस बहाना है। और इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा। तो चैनल में अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जब भी नया वीडियो आएगा वो सारा चीज आप लोग का मटेरियल जो है ना इस चैनल पर हर एक तरह की चीजें मिलता है पढ़ने के लिए। आप लोग का मटेरियल हो गया, क्वेश्चन आंसर करवाना हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाना हो, पीडीएफ नोट्स चाहिए, वो सारा चीज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, फायदा आप लोग का ही होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सोशल साइंस का। सबसे पहला प्रश्न आता है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक है ना रूप से जमीन का जो है मालिक है ना। यहाँ प्रश्न क्या बोला गया है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली है ना, सबसे प्रभुत्वशाली जो है वो निम्न में से कौन सा सामाजिक वर्ग के लोग जो थे वो जमीन का मालिक होते थे। तो ऑप्शन है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग या फिर तो इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो यहाँ राइट आंसर इसका कुलीन वर्ग। आगे प्रश्न है कि 1834 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना था जिसका नाम जलवेराइन था है ना, जलवेराइन के नाम से जाना जाता था। और इस संघ के अधिकांश राष्ट्र शामिल थे, तो मतलब किस है ना, कहाँ के अधिकांश राष्ट्र जो थे शामिल थे, जर्मन, रूस, फ्रांस या बेल्जियम। तो जर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार का कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया गया था, एक नया फ्रांसीसी झंडा को चुना गया था, ये स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा था। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है ना, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं। तो ये इस तरह का संसाधन जो है उसको संभावी संसाधन बोला जाता है। प्रश्न है आगे 5वां नंबर की निम्न में से कौन सी है ना, निम्न में से किनका मानना था है ना, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्थाओं समन्वित रूप से विकास करेगी। किन व्यक्ति का मानना था। तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सरकार को उत्तरदायी कौन बनाता है, जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा है ना। सरकार का अपना प्रति जो उत्तरदायी होना चाहिए है ना, जनता भी बनाती है, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के व्यवस्था में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। तो संघीय में है ना, संघीय में जो है ना ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 8वां नंबर प्रश्न, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुएं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। तो सभी वस्तुओं और सेवाओं को, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, सभी मध्यमवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को। मतलब क्या बोला है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस वर्ष में है ना, किसी प्रकार का वस्तुओं का जो है कुल राष्ट्र आय उत्पादन का मतलब संज्ञा देता है। तो कुल उत्पादन के लिए जो है इनमें से सभी हो जाएगा। आगे की भारत की सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा कौन सा भाग प्रदान करता है, कौन सा क्षेत्र जो है वो। तो सेवा क्षेत्र जो है ना, सेवा क्षेत्र अभी बहुत ज्यादा जो है वो उभर के आया है। लास्ट प्रश्न आता है कि सरकार द्वारा है ना, सरकार द्वारा ऋतुओं है ना, ऋतुओं अथवा प्रतिबंधों को हटा लेने के प्रक्रिया को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है कि सरकार द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाया गया है उसको हटा लेना ही उदारीकरण कहलाता है। 10 ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को। 2-2 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा। सबसे पहला प्रश्न आता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है ना, राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है जो किसी विशेष राष्ट्र का पहचान देता है ना। राष्ट्रवाद क्या होता है कि एक विचार होता है, ये एक तरह की विचारधारा है जो कि किसी भी राष्ट्र का पहचान देता है, संस्कृति देता है और हित को प्रमुखता देने पर जोर करता है। और यह जो है विचार जो है सामान्यतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एकता और स्वायत्ता का समर्थन करता है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो अपने देश के प्रति प्रेम भावना को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं है ना।
नेक्स्ट आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार लाभ है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो हम लोग को कैसे लाभ देता है। तो सबसे पहला लाभ तो दे रहा है ना, सिंचाई के लिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से हम लोग का सिंचाई बहुत, इसमें क्या होता है कि सिंचाई, ये बड़ी परियोजनाएं जो होते हैं बड़े बड़े पैमाने पर जो है खेत को सिंचाई कर सकते हैं। इससे जो है कृषि पर उत्पादन वृद्धि होगा। दूसरा बात की बिजली उत्पादन कर सकते हैं, है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, नदी में कोई बांध बनाया गया है और उसका उद्देश्य एक चीज नहीं बल्कि बहुत चीज है, तो उससे बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं, है ना। जल विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। उस तरह से बाढ़ भी नियंत्रण कर सकते हैं इन परियोजनाओं से। जल का भंडार भी कर सकते हैं, जहां पानी की अगर कमी है तो उसको हम लोग भंडार कर सकते हैं। मछली को पाल सकते हैं, है ना। मतलब एक काम से, मतलब एक काम, अगर हम लोग कोई भी पानी को जो है एक जगह रोक रहे हैं तो उसका बहुउद्देशीय, मतलब उसका उद्देश्य बहुत सारा चीज करने के लिए है, तो उससे बहुत तरह तरह की चीजें हम लोग कर सकते हैं। पर्यटन के लिए, वहां अगर बहुत ज्यादा पानी का जमाव है तो उसमें घूमने के लिए नौका ये सब वगैरह चला सकते हैं, जिसके मतलब पर्यटन में वृद्धि होगा। नेक्स्ट आता है 3-3 नंबर का 2 प्रश्न। सत्ता का साझेदारी क्यों जरूरी है ना। सत्ता का बंटवारा क्यों होना जरूरी है। तो सबसे पहला बात की सत्ता जो होता है उसका साझेदारी होना, पहला समाज में शांति और स्थिरता जरूरी है ना। सत्ता का जब साझेदारी होगा तो समाज में क्या होगा, सत्ता के साझेदारी से समाज में जो है ना, समाज में अलग अलग विभिन्न सामाजिक समूह के लोग के बीच में जो है वो संघर्ष कम होगा, है ना। इसमें विवाद कम होगा, तो समाज में शांति और स्थिरता रहेगा। दूसरा जो है समावेशिता और न्याय रहेगा, है ना। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूह में जो है सत्ता का प्रतिनिधि मिलेगा और जिससे वो अपने हित के रक्षा कर सकेंगे। तीसरा है कि जनतंत्र का सुदृढ़ीकरण होगा, सामाजिक एकता होगा, सहमति होगा, संविधान और कानून के पालन भी होगा, ये सारा चीज। तो इसलिए जो है सत्ता का साझेदारी जरूरी है। विकास और प्रगति के लिए सत्ता का साझेदारी जरूरी है। नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो क्या हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर 1799 के बीच हुआ था, है ना। अब क्या क्या हुआ, तो राजशाही का अंत हो गया, राजा का जो शासन था इसमें फ्रांसीसी क्रांति से अंत होता है। तो फ्रांस की क्रांति से जो है ना, क्रांति ने फ्रांस में राजशाही शासन का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था, और लुई सोलहवां को हटा दिया गया था वहां से और उसको फांसी भी दे दिया गया था। उसी तरह से गणराज स्थापित किया गया था, नियम कानून से चलने वाला जो था वो वहां सरकार बन गया था। मानवाधिकार और नागरिक अधिकार जो था, है ना, क्रांति के दौरान मानवाधिकार और नागरिक का जो अधिकार की घोषणा हुआ था, उसको अपनाया गया था। उसी प्रकार सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया था। क्रांतिकारियों युद्ध जो होता है और विस्तार इसको किया गया था। नए राजनीतिक विचारधारा लाया गया था, समाज में परिवर्तन किया गया था। उसके बाद नेपोलियन का उदय होता है ना। अच्छा, ये पॉइंट आप लोग को लिखना है, इतना डील करके नहीं लिखना। अगर 3 नंबर में आता है तो बस खाली 8 पॉइंट लिख दीजिए, 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। आगे आता है प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है ना। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि जो है ना, कृषि से क्या लाभ हुआ है या फिर इसका महत्व क्या है, उस चीज के बारे में बताया, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से कृषि का जो है वो निम्नलिखित विशेषताएं, निम्नलिखित महत्व है, क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे रोजगार, है ना। कृषि से ये रोजगार मिलता है। भारत कृषि में जो है, भारत जो है कृषि जो है भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदान देता है ना, यहाँ से प्रदान करता है, जहां लगभग जो है 50% से अधिक लोग जो है वो क्या चीज पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है ना, कुछ विशेषता पर बोला है, कुछ विशेषता को आप बताइए। तो रोजगार देता है, सबसे पहला बात। जीवन निर्वाह, है ना, बहुत कोई क्या करता है कि कृषि जो है वो सब्जी उगाने के बाद वो बेचता नहीं बल्कि वो खुद खाने के लिए जो वो कृषि करता है। तो कृषि भारतीय जनसंख्या को बड़े हिस्सा का एक मुख्य जीवन निर्वाह का साधन बन गया है। राष्ट्रीय आय, कृषि भारतीय राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान करती है। हालांकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र भी जो है योगदान इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन कृषि भी जो है वो बहुत योगदान दे रहा है राष्ट्रीय आय में। उसी तरह से खाद्य सुरक्षा, कृषि जो है देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह से औद्योगिक विकास करने में ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि उद्योग, जैसे कि वस्त्र हो गया, चीनी, जूट, ये सारा चीज जो है माल कृषि पर निर्भर होता है। विदेशी मुद्रा, है ना, कृषि आधारित पर जो है उत्पाद, जो कृषि आधारित उत्पाद जो होता है उसको विदेश में बेचने से जो विदेश अगर भेजा जा रहा है तो विदेश का जो है मुद्रा हम लोग के यहाँ आएगा। ग्रामीण का विकास होगा, गांव का विकास होगा, ये सारा चीज। विशेषता क्या है, तो मौसम पर निर्भर रहेगा, है ना, कृषि जो रहता है वो मौसम पर निर्भर रहता है। उसके बाद छोटे और सीमांत किसान विविधताएं, पारंपरिक आधुनिक तकनीक मिश्रण, ये सारा चीज, बागवानी और पशुपालन, ये सब विशेषताएं हैं, लक्षण है ना कृषि का। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल आपस में संबंधों को स्वरूप कैसा होता है, मतलब दबाव समूह और राजनीतिक दल में किस तरह का मतलब संबंध होता है आपस में, उस चीज के बारे में बोला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दबाव समूह और राजनीतिक दल जो है के बीच में संबंध जो है जटिल और परस्पर जो है प्रभावकारी होते रहता है। दोनों के कार्य प्रणाली जो है और उद्देश्य अलग अलग होता है ना। दबाव समूह जो होता है उसका उद्देश्य अलग रहता है, ये राजनीतिक दल का उद्देश्य अलग रहता है, लेकिन बीच में जो है ना उनके बीच में कई स्तर पर जो है संपर्क और सहयोग भी होते रहता है ना। संबंधों का हम लोग स्वरूप देखते हैं, उद्देश्य और कार्य प्रणाली सबसे पहले देखेंगे। दबाव समूह, है ना, दबाव समूह क्या होता है, तो ये समूह विशेष मुद्दे
हो गया हित या फिर तो उद्देश्यों के लिए काम करता है। दबाव समूह क्या करता है, तो विशेष कोई चीज के बारे में जो है उसके लिए ये उसका उद्देश्य जो रहता है ना दबाव समूह का, वो कुछ विशेष मुद्दा रहता है, किसी का हित के लिए उद्देश्य रहता है। जैसे कि उद्योग संघ हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, कृषक संघ हो गया, ये सारा चीज। राजनीतिक दल क्या होता है, तो ये दल जो है वो व्यापक राजनीति एजेंडा के साथ में जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए और सरकार चलाने के लिए ये काम करता है राजनीतिक दल, और उनका उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सरकार को बनाना, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट है सहयोग और समर्थन, है ना। तो दबाव समूह का समर्थन क्या होता है, तो राजनीतिक दल अक्सर विभिन्न दबाव समूहों के समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है ताकि वह चुनाव में क्या हो सके, जीत सके, सफल हो सके। दबाव समूह अपने सदस्य और समर्थकों को विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करने के लिए भी प्रेरित करता है कि हमारा ही वोट देना है ना। उसी तरह से नीति का निर्माण करने में ये योगदान है। दबाव समूह जो है ना, दबाव समूह नीतियों को आकार देने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विशेषज्ञता द्वारा जो है वो जानकारी प्रदान करते हैं। लॉबिंग और प्रभाव हो गया, है ना। लॉबिंग क्या होता है, तो लॉबिंग दबाव समूह नियमित रूप से जो है राजनीतिक दलों और विधायिका के साथ में संपर्क में रहते हैं और उन्हें अपने मुद्दे पर समर्थन देने के लिए लॉबिंग करते हैं, है ना। यह नीति निर्माण के लिए जो प्रक्रिया को प्रभाव की बढ़ावा देता है। विचारधारा हो गया, चुनाव हो गया, है ना, चुनाव और प्रचार करना, चुनावी समर्थन होता है, ये सारा चीज तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। आंसर अपने हिसाब से लिखना है ना। निष्कर्ष में हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच में का संबंध जो है परस्पर लाभकारी होता है और प्रतिस्पर्धात्मक होता है, जबकि दबाव समूह जो है वो विशेष मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं और राजनीतिक दल जो है वो बस अपना राजनीतिक उद्देश्य की पूरा करने के लिए काम करता है, और दोनों एक दूसरे पर क्या करता है, प्रभाव डालते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो ये हो गया। इस तरह से सेट 2 आएगा, सेट 3 आएगा। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, 2024 का क्वेश्चन देखिए, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जरूर है ना। तो हम लोग तैयार भी करते हैं क्वेश्चन उसी तरह का जो पूछता है बार बार, और फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन तैयार होता है, तो पूछा ही हुआ क्वेश्चन जो है वो तैयार होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।